Good evening, class 8 students. Today we are going to start a new interesting chapter which is named The Nationalist Movement 1870 to 1947. The chapter is very big, so we will split this chapter into the two parts. The first part we will discuss the following point. First, formation of Indian National Congress, partitions of Bengal, Marne Milto Reform 1909, Home Rule League, Lucknow Pact of 1916, arrival of Mahatma Gandhi on Indian political scene, Montagu Chelmsford Reform or Government of India Pact 1919, and Jallianwala Bagh Massacre. So now we will start the chapter. As you know that after the 1857 war, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग गया था कि अब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा समय तक रूल नहीं कर पाएगी। इसी वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्रिटेन पार्लियामेंट में एक प्रपोजल पारित किया गया और उन्होंने कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी से हम क्या करेंगे, चार्ज ले लेंगे और जो ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, दैट मीन जो हमारी विक्टोरिया गवर्नमेंट है, वही गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे, सेम गवर्नमेंट हम इंडिया में एप्लीकेबल करेंगे। और इससे ये होगा कि जो लोगों के ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लोगों के मन में जो भी गुस्सा है वो कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा और द सेम गवर्नमेंट रहेगी, तो इंडियंस लोगों को लगेगा कि अब हमारे साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ब्रिटेन के अंदर है सेम गवर्नमेंट अब इंडिया में आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट किया और उसी वजह से रेज हुआ द इंडियन नेशनल मूवमेंट का। फर्स्ट हम बात करते हैं, इंडिया में ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन बनने लगे थे जो अपनी डिमांड गवर्नमेंट के सामने रख रहे थे। और ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन में हम बात करें 1876 में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भी इंडियन एसोसिएशंस की एस्टैब्लिशमेंट की गई है कलकत्ता के अंदर। लेकिन उसका भी जो दायरा था वो काफी सीमित था, वो अपने रीजन तक ही सीमित था। दैट मीन हमें एक बहुत बड़ी पार्टी चाहिए थी जो इंडिया लेवल पर लीडरशिप कर पाए और इसी चेन के अंदर फॉर्मेशंस होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और आपको पता होगा कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एस्टैब्लिशमेंट किया गया, ब्रिटिशर्स ने अपने बेनिफिट के लिए कांग्रेस का एस्टैब्लिशमेंट किया। इंडियन पीपल्स का जो गुस्सा था वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को फेस करना होता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि हमें कुछ ऐसा पार्टी की नीड होगी जो मीडिएटर्स का काम कर पाए। दैट मीन जो डिमांड्स उस पार्टी को बताई जाए और पार्टी वो डिमांड हमारे सामने रखे, हम डायरेक्टली फेस टू फेस नहीं होना चाहते हैं। इसी में इसके जो फाउंडर मेंबर थे एल्विन ऑक्टेवियन 1885 के अंदर बॉम्बे के अंदर गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के अंदर कुछ 72 एजुकेटेड इंडियन डेलीगेट्स को मिलाकर उन्होंने फॉर्मेशंस करवाया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। और इसकी जो फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप दी गई वो व्योमेश चंद्र बैनर्जी यानी कि WC बैनर्जी को इसका प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद में धीरे धीरे कांग्रेस जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक बैकबोन बनता गया। और अगर हम देखें कांग्रेस के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कुछ मॉडरेट पीपल्स होते हैं, मॉडरेट लीडर्स होते हैं, दैट मीन उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट पे पूरा फेथ होता है, तो उनकी जो डिमांड थी वो भी मॉडरेट तरीके की थी। दैट मीन वो ये चाहते थे कि हमें यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाए जितने भी प्रोविंसेस के अंदर हैं, और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन उस टाइम में ब्रिटेन के अंदर हेल्ड होते थे, तो वो एग्जामिनेशन इंडिया में करवाया जाए। उसके बाद में जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, जितने भी कंट्री के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस है, उनका मेन मकसद वेलफेयर होना चाहिए इंडियन पीपल्स का, और उसके रिप्रेजेंटेटिव जो है मेंबर्स है उसमें भी इंडियंस का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेशन थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन दैट मीन उन डिपार्टमेंट के जो भी लीडर्स, जो भी हेड हो, वो भी इंडियंस होने चाहिए। और इंडियन इंडस्ट्री और जो यहाँ का हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंडस्ट्री जो ब्रिटेन के आने के बाद में जो पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी, उसको किसी न किसी तरीके से प्रोटेक्ट करना होगा। और जो भी यहाँ की जो वेल्थ है जो ब्रिटेन ले जाई जा रही है, उस वेल्थ को भी स्टॉप करना होगा, यानी कि वेल्थ ड्रेन स्टॉप करना होगा, और उसी वेल्थ को इंडियन पीपल्स के लिए यूज करना चाहिए। और जो भी यहाँ के इंडियन रिसोर्सेज का, इंडियन पीपल्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, वो एक्सप्लॉयटेशन रुकना चाहिए। तो इस तरह की मॉडरेट लोगों की जो मॉडरेट लीडर्स थे उनकी डिमांड थी। अगर हम बात करें जो मॉडरेट लीडर्स थे उसके अंदर
गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोविंद रानाडे, बदरुद्दीन तैयब जी और कुछ अदर लीडर्स थे जो मॉडरेट कैटेगरीज के अंदर आते थे। और कुछ ऐसा टाइम भी आया जहां पर इंडिया के अंदर प्लेग और फेमाइन की मतलब बहुत भयावह स्थिति हो गई थी। और मतलब और जो इंडियंस जो कि वो चाहते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी हेल्प करे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किसी तरीके से उनकी हेल्प नहीं करी और उल्टा उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस वगैरह बढ़ा दिए। तो इससे ये हुआ कि जो इंडियंस जो थे, दैट मीन उस टाइम पर इथोपिया हो गया, जापान हो गया, रशिया हो गया, वहां वहां पर भी जो वहां के जो लीडर्स थे वो इस तरीके से आंदोलन कर रहे थे। दैट मीन वो चीजें जो थी इंडियंस लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही थी। और उसी दौरान लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल यानी कि लाल बाल पाल जो थे, उनकी एक जोड़ी थी। उन्होंने उनकी जो जोड़ी को रेडिकल्स कहा जाता था, क्योंकि उनकी जो डिमांड होती थी वो बहुत एग्रेसिव तरीके से वो डिमांड करते थे और वो अपील के ऊपर बिलीव नहीं करते। वो कहते थे कि ये कंट्री हमारा है तो क्यों हम अपील करें उनके सामने। तो उनका जो वो एक्शन ओरिएंटेड होते थे, वो अगर वो अपने डिमांड्स के लिए प्रोटेस्ट करते थे, हड़ताल स्लोगन का सहारा लेते थे। दैट मीन उन्होंने इंडियन कल्चर और हिंदुइज्म को प्रमोट करने का काम किया। उसके बाद में हम बात करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल का। ये एक ऐसा दौर था जहां पार्टीशन हुआ बंगाल का, और इस पार्टीशन ने पूरे देश को झकझोर दिया। और एक्चुअली उस समय बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस होता था। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो ये चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम जो लोग हैं उनको अलग अलग किया जाए, क्योंकि ईस्टर्न बंगाल के अंदर जो थे वो मुस्लिम ज्यादा थे और वेस्टर्न में हिंदू ज्यादा थे। तो वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिमों को कहीं ना कहीं से इनकी जो एकता है उसको तोड़ा जाए। और यहाँ पर लॉर्ड कर्जन एक ऑर्डर इशू करते हैं कि हम जुलाई 1905 के अंदर हम बंगाल का पार्टीशन करने वाले हैं। और उन्होंने जो रीजन दिए वो ये थे कि ये बहुत बड़ा प्रोविंस है, हम सही तरीके से इसको गवर्न नहीं कर पा रहे हैं और जो रेवेन्यू कलेक्शंस जो है वो हम नहीं कर पा रहे हैं। इसी वजह से हम क्या करने जा रहे हैं, हम पार्टीशंस करने जा रहे हैं बंगाल का। लेकिन इस पार्टीशंस के अगेंस्ट में बहुत इंडिया में बड़े बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए। और जिस डे को पार्टीशन हुआ उस डे को डे ऑफ मॉर्निंग कहा गया। दैट मीन वो एक बहुत दुखदाई दिन था वो इंडियन हिस्ट्री में। और स्वदेशी की जो डिमांड थी दैट कि स्वदेशी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया कि हम जो ब्रिटेन गवर्नमेंट की जो एजुकेशन सिस्टम है उस एजुकेशन सिस्टम को हमें किसी भी तरह से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हमारी जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम है वही वैदिक एजुकेशन सिस्टम को हमें फॉलो करना चाहिए। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो फॉरेन गुड्स वगैरह है उनको भी हमें बॉयकॉट करना चाहिए। और उसी दौरान बाल गंगाधर तिलक ने एक स्लोगन भी दिया था, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, यानी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा। इस तरह के स्लोगन दिए जाने लगे। उस टाइम पर इतना बड़ा मूवमेंट्स हुआ कि जहां पर ब्रिटिश गुड्स वगैरह सेल होते थे वहां पर जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने शॉप्स की पिकेटिंग करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेन गुड्स को जलाया जाने लगा। और बहुत मास लेवल पर इसका प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। आप एक फोटो भी देख रहे होंगे जहां पर रेडिकल ग्रुप जो थे वो उन्होंने कांग्रेस को इनकरेज किया गया कि स्वदेशी गुड्स को ही हमें अपनाना चाहिए और बॉयकॉट करना चाहिए फॉरेन गुड्स का। और जितने भी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको भी बॉयकॉट करना चाहिए। स्कूल की स्टूडेंट्स जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी क्लासेस है उनको बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमें ब्रिटेन गवर्नमेंट हमें जो विदेशी एजुकेशन सिस्टम हमें कतई एक्सेप्ट नहीं होगा। और जितने भी जो गवर्नमेंट के जो टाइटल्स थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो दिए थे वो टाइटल्स को रिटर्न किए जाने लगे। और जो स्वदेशी मूवमेंट जो स्प्रेड हुआ बंगाल से होता हुआ ये महाराष्ट्र और पंजाब तक जहां पहुंचा। और यहां पर हम बात करते हैं दादा भाई नौरोजी, जहां पर एक 1906 के अंदर कांग्रेस का एक सेशंस होता है, उस सेशंस के अंदर भी उन्होंने स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट की बात को एक्सेप्ट किया कि अब हमें सेल्फ गवर्नमेंट ही चाहिए, हम
ब्रिटेन गवर्नमेंट की अधीनता में हम काम नहीं करेंगे। और एक 1907 का एक सेशन था जिसे सूरत सेशंस कहा गया। सूरत सेशंस के अंदर जो रेडिकल और जो मॉडरेट ग्रुप होते हैं वो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि दोनों की जो आइडियोलॉजी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी एक दूसरे से। और मॉडरेट ग्रुप्स को लीडर जो कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता कर रहे थे, वहीं रेडिकल्स ग्रुप को जो लीड कर रहे थे जिन्हें ब्रिटिश एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, जिनको लाल बाल और पाल यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल जिसको लीडर कर रहे थे। और यहाँ पर आपको एक जानना यहाँ पर एक जरूरी है कि ये जो प्रोटेस्ट वगैरह ये न केवल इंडिया में हो रहा था, बल्कि जो इंडियंस जो एब्रोड रह रहे थे उन्होंने भी इस मूवमेंट्स, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स को सपोर्ट किया। उन्होंने मनी इंडिया में मनी सेंड किया ताकि जो भी रेवोल्यूशनरीज है चाहे वो अपने आर्म्स वगैरह, हथियार वगैरह खरीद सके। यहाँ पे कुछ पर्संस का नाम आते हैं, लाला हरदयाल, मैडम भिकाजी कामा, सरदार सिंह राणा, भाई परमानंद, वीडी सावरकर, ऐसे लीडर्स थे जो फॉरेन में रहते हुए, एब्रोड रहते हुए इंडियन नेशनल मूवमेंट्स में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशंस कर रहे थे। और वहां पर हम आगे बात करते हैं, फॉर्मेशंस की बात करते हैं मुस्लिम लीग की। अब ब्रिटिशर्स को लग गया था कि अगर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी रही तो जो ये चाहेंगे वो बहुत जल्दी हो जाएगा, और उनका तो एक ही रूल था, डिवाइड एंड रूल। इसी वजह से उन्होंने हिंदू मुस्लिम यूनिटी को अलग अलग करने के लिए उन्होंने इस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काना स्टार्ट कर दिया कि आप अपनी डिमांड्स अलग से कीजिए। और इसी दौरान मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है और इसकी जो लीडरशिप है 1906 के अंदर आगा खान ने करी। आगा खान ने ये जो मुस्लिम लीग जो बनाया वो ढाका बांग्लादेश के अंदर होता है। और उसके बाद यही जो मुस्लिम लीग होती है आगे आकर, है ना, 1947 के आसपास ये पाकिस्तान की डिमांड करने लगती है। अब हम बात करते हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म की बात करते हैं जो 1909 में आया। देखिए मार्ले मिंटो रिफॉर्म जो आया ये कुछ मॉडरेट लीडर्स थे, उनकी जो डिमांड थी दैट मीन उन डिमांड्स को पूरा करने के लिए एक रिफॉर्म, एक कमेटी बिठाई गई जिसके अंदर जिसकी जो प्रेसिडेंटशिप जो की गई वो मार्ले और मिंटो द्वारा की गई। उन्होंने कुछ इस तरीके से कुछ सजेस्ट किया, लेकिन ये पूरी तरह से जो रिफॉर्म था वो पूरी तरह से वेस्ट था। दैट उन्होंने ये कहा कि जो हिंदू मुस्लिम जो यूनिटी है ना, उन्होंने इसको ब्रेक करने का काम किया। और उन्होंने ये कहा कि मुस्लिमों के लिए सेपरेट इलेक्टोरल क्रिएट करना होगा, मतलब हिंदुओं से मुस्लिमों का जो इलेक्शंस होंगे वो बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो ये मार्ले मिंटो रिफॉर्म का बाद में बहुत ज्यादा उनको विरोध का सामना करना पड़ा। उसके बाद आता है होम रूल लीग। यहाँ पर आप एक लेडी देख रहे होंगे, एनी बेसेंट, जो एक आयरिश लेडी थी। उन्होंने सबसे पहले होम रूल लीग जो था वो मद्रास में स्टैब्लिश किया 1916 में। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने भी ये महाराष्ट्र के अंदर होम रूल लीग स्टैब्लिश करते हैं। और इस लीग का जो मेन ऑब्जेक्ट था वो यही था कि सेल्फ गवर्नमेंट, और इसी जो होम रूल लीग को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत ट्राई किया कि ये जो इस लीग को बिल्कुल पूरी तरह से क्रश किया जाए, लेकिन ये एजिटेशन कंटिन्यू रहा। उसके बाद आता है लखनऊ पैक्ट 1916, यानी कि 9 इयर्स बाद जो 1907 में जो मॉडरेट और जो रेडिकल्स ग्रुप जो अलग अलग हुए, वो 9 इयर्स लेटर लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर मॉडरेट और जो रेडिकल्स थे उन्होंने कहा कि भाई हमारा ऑब्जेक्ट्स एक है तो हम अलग अलग लड़ाई क्यों करें। तो बाद में 1916 लखनऊ पैक्ट के अंदर ये दोनों वापस मिल जाते हैं। और उसके बाद में हमारी जो इंडियन जो हिस्ट्री है उसके अंदर अराइवल होता है महात्मा गांधी का। आपको पता है महात्मा गांधी इतने समय के लिए साउथ अफ्रीका के अंदर थे, और वो डे 9 जनवरी 1915 जिस दिन महात्मा गांधी इंडिया में आए थे उस दिन को हम एनआरआई डे भी बनाते हैं। वो ये टाइम वो था जहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और महात्मा गांधी आने के बाद महात्मा गांधी ने जो टेक्निक्स दी कि भाई आप, है ना, इस तरीके से हड़ताल या प्रोटेस्ट जो वायलेंट तरीके से आप करते हो उससे नहीं हो सकता है। अगर आप अपना सत्याग्रह, मतलब अगर ट्रूथ के साथ में अगर डिमांड की जाए और तो आप अपनी डिमांड्स को मनवा सकते हैं। क्योंकि ये कहा जाता है कि साउथ अफ्रीका के अंदर
महात्मा गांधी ने बहुत ऐसे ऐसे मूवमेंट्स किए थे जो सत्य के आग्रह पर बिना वायलेंस से उनको वो जो सक्सेस थे वो अचीव हुई थी। तो वही सारे जो थे वो इंडिया में आकर उन्होंने स्टार्ट किया। तो महात्मा गांधी सबसे पहले 1917 में चंपारण आते हैं, जहां पे इंडिगो फार्मर्स का बहुत बड़ा शोषण हो रहा था, क्योंकि इंडिगो फार्मिंग उस समय कॉमर्शियल क्रॉप्स की ब्रिटेन के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड थी। तो ब्रिटेन बहुत ऑपरेसिव तरीके से उन फार्मर्स को ये कहता था कि आप इंडिगो की फार्मिंग कीजिए, और उसके लिए बहुत कम पे किया जाता था। उसके बाद महात्मा गांधी वहां पर चंपारण आते हैं और उसकी लीडरशिप वो रहते हैं, और सबसे पहले महात्मा गांधी ने उपवास की जो शक्ति है उसका वहीं पर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है उनके सामने, और वहां पर पीजेंट्स की डिमांड पूरी हो जाती है। उसके बाद महात्मा गांधी चंपारण से आते हैं, खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, और अहमदाबाद लास्ट में आता है, अहमदाबाद मिल मजदूर 1918 में। दैट मीन ये तीनों जो मूवमेंट थे वो कंटिन्यूसली महात्मा गांधी के सक्सेस हो जाते हैं। उसके बाद में महात्मा गांधी को लोग जानने लगते हैं कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो बिना लड़े, बिना कोई लड़े हुए अपनी जो डिमांड है वो पूरा करवा रहा है। उसके बाद कांग्रेस की जो मेन लीडरशिप जो होती है वो महात्मा गांधी के हाथों में आ जाती है। महात्मा गांधी ने सोशल रिफॉर्म के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया। उन्होंने यहाँ पर जो अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम थी और जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो कास्ट सिस्टम था, उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म और बहुत सारे स्टेप्स लिए। उसके बाद में गांधी जी ने साबरमती आश्रम स्टैब्लिश किया, जो कि गुजरात अहमदाबाद के अंदर है। वहां पर किसी भी धर्म के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता, हर धर्म को, हर एक रिलीजन्स को वेलकम किया जाता था। और गांधी जी का जो मूवमेंट थे बिहार और ये चंपारण वगैरह, वो जैसे सक्सेस होते हैं उनको लीडरशिप उनके हाथ में आ जाती है। और गांधी जी का इंडियन नेशनल मूवमेंट में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाता है वहां से। और उसी समय गांधी जी जब इंडिया के अंदर आए थे, उस समय जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ऐसे लीडर्स थे जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे थे। अब हम बात करते हैं मोंटेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म 1919, या जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कहा जाता है। देखिए, मोंटेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म भी जो इंट्रोड्यूस किया गया वो यही कि यहाँ के जो सेल्फ गवर्नेंस की बात कर रहे थे, जो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, उनको किसी न किसी बहलाने के हिसाब से उन्होंने एक मोंटेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म उन्होंने बनाया कि हम क्या करेंगे, जितने भी जो प्रोविंसेस हैं वहां की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर जो मेंबर्स होंगे वो हम इंडियंस को मेंबरशिप देंगे, और कुछ जो पावर है वो भी हम पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हम इक्वली करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने जो ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने सारे पावर, दैट मीन उन्होंने फाइनेंस की पावर, उन्होंने पुलिस की पावर अपने कंट्रोल में रखी, जबकि इंडियंस को एजुकेशन और हेल्थ रिलेटेड जो इश्यूज थे उनकी लीडरशिप उनको दी गई। स्टिल उसके बाद में भी हमारा जो मूवमेंट्स थे वो रुके नहीं, और हमने बहुत एग्रेसिव तरीके से हम इस रिफॉर्म को हमने प्रोटेस्ट किया। उसके बाद आता है रोलेट एक्ट ऑफ 1990। देखिए, ये रोलेट एक्ट जो आया था उसमें ये था कि जो भी अगर ब्रिटेन गवर्नमेंट को लगता था कि ये पर्सन जो है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, केवल शक के आधार पर, केवल उनको ये डाउट होता था कि ये पर्सन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, उन डाउट के बेस पर ये क्या कर लेते थे, उस पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता था, और वो पर्सन अपने लिए कोर्ट में अपील नहीं कर पाता था। इसी वजह से इस लॉ को नो अपील नो वकील और नो दलील जिस तरीके से नाम से पूरा पुकारा गया, इसे ब्लैक लॉ कहा गया, कि जहां पर एक पर्सन जिसको अरेस्ट कर लिया जाता था, न तो वो अपने अपील कर सकता था, न वो कोई दलील दे सकता था, न उसके लिए वकील कर सकता था। इसी एक्ट की वजह से पूरे कंट्री में बहुत जोरदार तरीके से हड़ताल और प्रोटेस्ट होते हैं। उसके बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर आता है, जिसने पूरी कंट्री को झकझोर दिया था। ये 9 अप्रैल 1399 की बात है, जब जलियांवाला बाग, जो कि अमृतसर के बिल्कुल, अमृतसर जो टेंपल है उसके जस्ट पास में एक बाग है, वहां पर एवरी ईयर बैसाखी का फेयर होता है। तो बहुत सारे वहां पर एक्चुअली ये हो रहा था कि कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। कांग्रेस के 2 लीडर थे, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, जिनको अरेस्ट कर लिया था। तो उसका प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, और उसी मेले के अंदर बहुत सारे विलेजेस
बहुत सारे विलेजर्स आते हैं, बहुत सारे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सारे वुमेन्स होते हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जो वहां पर गैदर होते हैं और वहां पर जनरल डायर ने ओपन फायर का ऑर्डर दिया जाता है और वहां पर बहुत से थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो होते हैं बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो ऑफिशियल डेटा दिया था वो बहुत कम पर्सन का डेटा दिया था, इतना ही लोग मारे गए, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था। और उसके बाद में कि ब्रिटेन गवर्नमेंट ने क्या किया, वहां पे मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया और जहां जितने भी जो न्यूज़पेपर जो थे, जितने भी जो मेल्स वगैरह जहां सेंड किए जाते थे, उन सबको बैन कर दिया। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप अपनी ओपिनियन आप सही शेयर कीजिए मुझसे और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, आप मुझे जरूर भेजिए। इसका सेकंड चैप्टर हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।